All right, next question. The resistance of a heating element is 99 ohm at room temperature. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 116? Temperature coefficient of material of resistor is 1.7 10 per minus 4 per degree Celsius. तो आपको रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू दी है 99 ओहम, R2 की वैल्यू दी है आपको 116 ओहम, टेम्परेचर T1 is room temperature, that is 27 degree Celsius, alpha की वैल्यू 1.7 into 10 per minus 4. You are supposed to find out T2. So this question is very simple. You were supposed to find out T2. तो आपको याद होगा कि what was the formula which relates this. So if you remember, it was R2 equal to R1 1 plus alpha delta T, that is T2 minus T1. ओके, तो ये आएगा आपका R2 equal to R1 plus, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूं मैं, instead of writing all this I could have told you, we know that R2 minus R1 upon R1 is alpha delta T, that is T2 minus T1. तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस, तो ऐसा आ गया. तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी पॉसिबल है. तो हमको वैसे भी वी वांट जस्ट T2, तो T2 आपको मिल जाएगा. इसको शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे दिस विल बी प्लस एंड दिस इज फॉर्मूला फॉर T2. तो T2 इक्वल टू R2 माइनस R1. 116 minus 99 upon alpha is 1.7 10 power minus 4 into R1 is, R1 की वैल्यू 99 है, प्लस T1 is 27 डिग्री. ओके, तो यू विल गेट दिस, ऊपर 17 बचेगा, 1.7 और ये 10 पावर माइनस 4 ऊपर गया तो प्लस 4 आएगा इंटू 99 प्लस 27, 1 जा एंड 10 जा. हमको वैसे भी रफ आंसर ही चाहिए, तो बिकॉज नीचे 99 मतलब ऑलमोस्ट 100, ऊपर 10 पावर 5 है, नीचे 10 पावर 2 है, तो 10 पावर 3 बचेगा, है ना. तो रफली आपका आ जाएगा लाइक 1000 प्लस 27, मतलब 1027 डिग्री सेल्सियस. रफली की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने 99 लिया है, तो आंसर 1027 से ज्यादा आएगा, मतलब 1037.1 आएगा आंसर. ओके, तो इफ यू डू कैलकुलेशंस दैट वे देन यू विल डेफिनेटली गेट दिस टू बी 1037.1 डिग्री सेल्सियस. और आता है, इफ यू वांट टू चेक यू कैन चेक. So if I divide 100 by 99, 1010.10, ओके, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे जो फैक्टर था ऑफकोर्स, ये आपने कैसे किया था, दैट 10 पावर 5 डिवाइड बाय 99 था, तो 10 पावर 5 डिवाइड बाय 99 कर लेते हैं हम लोग. 10 पावर 5 मतलब 1 लाख डिवाइड बाय 99, तो ये आ जाएगा प्लस 27 करोगे तो 1037.1, तो ये आता है आंसर. गुड, सो दिस इज प्रिसाइजली व्हाट यू गेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर in the platinum resistance thermometer at ice point is 5 ohm and at steam point is 5.25 ohm. When the thermometer is inserted in an unknown hot bath, its resistance is found to be 5.5 ohm. The temperature of the hot bath is. So, if I remember, we have solved this type of question. Was the same question or? Yes, same thing. So we have solved this question, so it is already solved. So you may give it a try again. Yes. So we have already solved 200 answer, right? Okay. Equivalent resistance of the given network between points A and B is. I'm going to tell you, this is oral question. तो आपको क्या करना होता है इस केस में, ये दोनों सीरीज में
ये दोनों सीरीज में, फिर ऊपर का और नीचे का पैरेलल में। मतलब आई एम गोइंग टू टेल यू ट्रिक। तो 3 + 3 6, 2 + 2 4, 6 and 4 in parallel, 6 into 4 upon 6 + 4, 2.4, 2.4, 24 by 10, 6 into 4 upon 6 + 4, ऊपर 6 है नीचे 4 है, पैरेलल में है। 6 into 4 upon 6 + 4, 6 into 4 24 upon 6 + 4 10, तो 2.4। तो each of this is basically 2.4 ohm। तो 2.4, 2.4 और 2.4 तीन बार राइट। 24 3 72, 7.2, दिस इज 7.2। आ रहा है समझ में? नहीं, दिस इज 7.2 इन टोटल। तो 7.2 को कैसे लिखते हो? 72/10, मतलब 31/5 ओहम। हो गया, आंसर खत्म, राइट। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट। नहीं, मैं वापस बताता हूँ। अभी ऐसा है, मैं वापस बता रहा हूँ फॉर दोज हु हैव नॉट अंडरस्टूड दिस। यहाँ ऊपर के 2 रजिस्टर सीरीज में है, नीचे के 2 रजिस्टर सीरीज में है। ओके, तो ओवरऑल ऊपर के 2 और नीचे के 2 सीरीज एंड सीरीज दे गो इनटू पैरेलल, राइट। सो दे आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में है तो हाउ डू यू सॉल्व दिस? सो दिस इज 6 ओहम, दिस इज 4 ओहम रजिस्टर। 6 and 4 they are in parallel, मतलब 6 into 4 upon 6 + 4। तो हर एक ब्रांच का, हर एक क्वाड्रिलेटरल का आपके पास आ जाएगा 24/10, 12/5 या तो 2.4, आप जैसा बोलना चाहो वैसा। ओके, सो ईच ऑफ दिस इज 2.4 या फिर 12/5 ऐसा भी बोल सकते हो। दिस इज 12/5, दिस इज 12/5, दिस इज 12/5, right? Yes. So finally you will have a, then 12/5, and then 12/5, and then 12/5. Okay, then total resistance between A and B is 3 times of 12/5, that is 36/5 ohm. तो ये गलत प्रिंटेड है, दिस इज नॉट हाउ इट इज लाइक दिस। क्लियर? गुड। तो why did I say 31/5 earlier? 2.4 है ना, 24/10 is 2.4, 2.4 plus 2.4 4.8 plus 2.4 7.2, 7.2 is 72/10, right? This is 36/5, okay, not 31/5, the same thing। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A circuit has section A, B, C as shown in figure. If the potentials at point A, B, and C are V1, V2, V3, then the potential at point O is, you have V1, V2 and V3। तो ये आपको सर्किट दिया है, इस सर्किट के सेक्शन में ए बी सी 3 पॉइंट्स है, पोटेंशियल V1, V2, V3 दिया हुआ है, and you're supposed to find out what is the potential at O. Okay, so you're supposed to solve this. So the thing is, let's say potential here is V0। अब हमारे ऊपर है, कैसा भी ले सकते हो। यू कैन से V0 is greater than V1, V0 is greater than V2 and V0 is greater than V3, मतलब करंट्स आर ऑल गोइंग आउट बोल सकते हैं हम लोग। तो V0 minus V1 is equal to, by Ohm's law, delta V, potential difference is equal to IR। तो मान लेता हूं यहां से करंट जा रहा है I1,
यहाँ से करंट गया I2 और यहाँ से करंट गया I3. तो V0 minus V1 is I1 R1. Similarly, V0 minus V2 is I2 R2. Similarly, V0 minus V3 is I3 R3. What do we know is total current, जैसे अभी यहाँ पे है सब करंट बाहर जा रहे हैं, तो माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0. तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0. लेकिन I1 इस इक्वेशन से आपके पास है V0 माइनस V1 अपॉन R1, तो V0 माइनस V1 अपॉन R1. I2 is V0 minus V2 upon R2. This is V0 minus V3 by R3 equal to 0. Then what you can do is, इसको हम लोग ऐसा करेंगे, V0 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 by R1 plus V0 by R2 plus V0 by R3, V0 या VO जो भी प्रोनाउंस करो, माइनस V1 by R1 माइनस V2 by R2 माइनस V3 by R3 इक्वल टू 0. फिर जो पहले तीन टर्म है उसमें से हम लोग VO कॉमन निकाल लेंगे. 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3, और जो दूसरा टर्म है उसमें से नेगेटिव साइन कॉमन निकाला है. V1 by R1 प्लस V2 by R2 प्लस V3 by R3 इक्वल टू 0. फिर इसको शिफ्ट करेंगे, इसको शिफ्ट मतलब ये V1 by R1 V2 by R2 V3 by R3 का जो टर्म है उसको सिर्फ हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव हो गया. फिर V0 इक्वल टू आपके पास ये पूरा ब्रैकेट बचेगा यहाँ पे V1 प्लस R1 V1 by R1 प्लस V2 by R2 प्लस V3 by R3 ऐसा आएगा. ओके और डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये टर्म वहां जाके डिवाइड होने वाला है तो डिवाइडेड बाय, और डिवाइड से ऊपर जाएगा तो फिर -1 यहाँ पे आएगा. एंड दिस इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज ऑप्शन नंबर बी. V1 by R1 plus V2 by R2 plus V3 by R3 into 1 plus R1 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 raised to -1. Raised to -1. Yes, correct. This is how you are supposed to solve this question. Well, by the way, this question is electrostatics. So we are starting with second set now. Second set is mix of electrostatics and current electricity. So electrostatics ke question will go for assignment. There are few questions which are repeated, so we need not to do that. Question number 2. A wire of resistance 4 ohm is used to wind a coil of radius 7 centimeter. The wire has a diameter of 1.4 mm and the specific resistance of material is 210 per minus 2 ohm meter. The number of turns in the wire is, तो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ. You have a wire जिसका total resistance 4 ohm है. Then this wire is used to wind a coil. So हम winding कर रहे हैं and radius of this coil. So let's say this is axis of the coil. तो ये जो radius है of this coil R, that is 7 centimeter. Wire का खुद का diameter, wire is thin but it has some thickness, that is 1.4 mm. Specific resistance दिया, मतलब wire के diameter से आपको wire का area मिलेगा. Good. Total resistance दिया है, specific resistance भी आपको दिया है, मतलब resistivity भी दिया है. So you are supposed to find out how many number of turns in the coil. So what you are supposed to do in this question is total resistance दिया है आपको, that is rho L by A, मतलब 4 ohm है लेकिन resistance का फॉर्मूला पता है. टोटल लेंथ ऑफ वायर जो था उसको आपने वाइंड किया है. सपोज मेरे पास L लेंथ था, इस L लेंथ को मैंने वाइंड किया है, तो एक टर्न में 1 टर्न कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 pi r, और n टर्न्स है तो टोटल लेंथ ऑफ दिस वायर will be 2 pi r into n. तो दिस इज सिंपल. तो रो रेजिस्टिविटी, R की वैल्यू 4, रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू 2 into 10 power minus 2, L will be 2 pi r into n. कौन सा R? ये R यहाँ पे रेडियस ऑफ द कॉइल है ना. ओके गुड. डिवाइडेड बाय एरिया. एरिया
पाई आर स्क्वायर। कौन सा आर? ये जो डायमीटर है उसका हाफ आर, वो वायर का थिकनेस है, राइट? तो वायर का थिकनेस, वायर के डायमीटर से वायर का रेडियस, फिर वायर का एरिया। तो 2, ये 1, ये 2, दिस 2 हियर, ये आ गया आपका 2 पाई आर, रेडियस 7 सेंटीमीटर, 7 टू 10 पावर माइनस 2 मीटर, इंटू 10 पावर माइनस 2 तो ऑलरेडी है, इंटू एन, अपॉन पाई आर स्क्वायर। आर 1.4 mm का हाफ, 0.7 mm, 7 इंटू 10 पावर माइनस 4 का स्क्वायर, कैंसल 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 कैंसल, राइट? अब यहां भी चेक करोगे अगर तो बहुत कुछ कैंसल ही हो रहा है, जैसे जैसे यू जस्ट हैव टू सी, दिस इज 10 पावर माइनस 4, नीचे नीचे -8, है ना, -8। तो आपके पास ये आएगा n, 7n इक्वल टू 7, कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं। 7 इंटू 10 पावर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 49 इंटू 10 पावर माइनस 8, 1 जा 7 जा। उप्स, कहाँ पे गलती हुई? गलती तो हुई है, बट वेयर डिड वी गो रॉन्ग? कहाँ पे? ओके, तो ऐसा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये आर मतलब टोटल रेजिस्टेंस, वेरी गुड। ये रो दिया हुआ है, 2 पाई आर मतलब ये इसका सरकमफ्रेंस इनटू एन, दैट इज टोटल लेंथ। रेडियस ऑफ कॉइल कितना है? सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? -2, गुड। So you are supposed to write here 7 into 10 power minus 2. Okay, तो 1 and 2 पाई एंड पाई गया, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे, इन दिस केस ये 2 और ये 2 भी गया, तो आपके पास बचेगा n इज इक्वल टू आर स्क्वेयर अपॉन r इंटू 10 पावर माइनस 2। तो n इक्वल टू रेडियस ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ द वायर 1.4 mm का हाफ, 0.7 mm, 7 10 पावर माइनस 4, उसका स्क्वायर 49 इंटू 10 पावर माइनस 8 अपॉन r इज 7 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 2। तो ये तो वापस से 7 इंटू 10 पावर माइनस 4 आ रहा है। तो कहां पे गड़बड़ हुई? Well, formula is absolutely correct. Good. R equal to 4. Where did this went wrong was, you should always know resistivity की वैल्यू जो होती है वो 10 पावर माइनस 7 माइनस 8 के आसपास होती है। यस, तो आपका इतना तो होल्ड होना चाहिए, यू शुड नो दिस, क्योंकि कंडक्टिविटी जो है वो 10 पावर 7 8 में होती है, तो रेजिस्टिविटी 10 पावर माइनस 7 माइनस 8 में होगी। गुड, राइट, तो अब सब करेक्ट होगा। 2 इंटू 10 पावर माइनस 7, 2 पाई आर इंटू एन अपॉन एरिया इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये पाई गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया, राइट? तो आपके पास n आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू 10 पावर माइनस 7। तो स्मॉल r इज 1.4 mm का हाफ, 0.7 mm मतलब 7 इंटू 10 पावर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन दिस कैपिटल R इज 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ गया 49 इंटू 10 पावर माइनस 8, 7 इंटू 10 पावर प्लस मतलब माइनस 9, ऑफकोर्स ऊपर जाके प्लस 9 होगा, 1 जा 7 जा, तो 7 इंटू 10 दैट इज 70 टर्म्स। ओके, गुड।
Next question. This is done. R by 4 आंसर था इसका. 3 resistors, 2 ohm, 4 ohm, and 5 ohm are combined in parallel. This combination is connected to battery of EMF 20 volt and negligible internal resistance. The total current drawn from the battery is. I want you to solve this question. So it's a very simple question. You have 3 resistors in parallel. So these 3 resistors are like this. ऊपर एक 2 ohm है. Then you have a 4 ohm resistor. Then you have a 5 ohm resistor, which are all in parallel. As we know that in parallel combination, potential drop across each is same. यहाँ पे 20 वोल्ट का सप्लाई है. करंट I यहाँ पे आएगा, यहाँ से स्प्लिट होगा. I1 करंट यहाँ जाएगा थ्रू 2 ohm, I2 थ्रू 4 ohm and I3 थ्रू 5 ohm. We know V is equal to IR, तो I equal to V by R, तो I1 equal to V by R1, 20 by 2, that is 10 ampere current. Then I2 is equal to V by R2, that is 20 by 4, that is 5 ampere current, and I3 is V by R3, that is 20 by 5, which is 4 ampere current. Total current is simply addition of all these currents. So total current drawn is 10 plus 5 plus 4, that is 19 ampere. Next question. Two metal wires of identical dimensions, मतलब length और area of cross section same होगा, are connected in series. If rho 1 and rho 2 are the conductivities of the metals respectively, the effective conductivity of the combination is. All right, this question most of you have solved. तो जिसने नहीं किया वो समझ लो. रेजिस्टेंस हमको पता है 1 by conductivity L by A, क्योंकि रेजिस्टिविटी होता है यहाँ पे. जब आप सीरीज में कंबाइन कर रहे हो तो आपको पता है RS is R1 plus R2, और जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे और सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या डिफरेंस आता है वो समझना है आपको, तो ध्यान देना. तो द थिंग इज व्हेन यू कनेक्ट इट इन सीरीज, व्हाट यू आर कनेक्टिंग इन सीरीज इज two conductors, two metallic wires of identical dimensions. तो सीरीज में लेंथ डबल होता है L1 प्लस L2, पैरेलल में एरिया डबल होता है. तो यहाँ पे इक्विवेलेंट जब आप लिखोगे तो आप बोलोगे 2 times of L. Why? Because if I'm connecting two conductors in series, so length will be doubled, area will remain the same. So 2L by rho A. सिर्फ 2L कहाँ से आया? Then you need to understand. This is rho in series. Sorry, sigma in series. R1 पहले रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखोगे? 1 by sigma L by A, right? Sigma 1. दूसरे के लिए क्या लिखोगे? 1 by sigma 2 L by A, right? L by A common cancel out, so 2 by sigma S is 1 by sigma 1 plus 1 by sigma 2. इसको सॉल्व करेंगे. When you solve this, you get sigma S as 2 sigma 1 sigma 2 upon sigma 1 plus sigma 2, right? Simple. कोई डाउट इसमें? No. So I want you to do the same question for parallel now. So let's see how to do this for parallel combination. You already know for parallel combination R1 into R2 upon R1 plus R2. If you want, आप सिर्फ 1 by R1 plus 1 by R2 से भी कर सकते हो. That is little simpler. So in that case, 1 by Rp is 1 by R1 plus 1 by R2. 1 by Rp is L upon sigma into A. तो वो ऊपर जाएगा. Sigma parallel, I am saying this,
resistance is L upon sigma A. तो ये सिग्मा पैरेलल है और ये 2A है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में एरिया डबल होता है, राइट? तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन L सिग्मा 1A प्लस 1 अपॉन L सिग्मा 2A। ओके, जिसको जैसा पसंद है वो वैसा कर सकता है। सो आई विल गेट 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा P बाय, क्योंकि ये जो है A जाएगा 2 sigma P, L is also going to go away. Okay, right? Clear? This will be equal to what? Sigma 1 plus sigma 2. So sigma P will be only sigma 1 plus sigma 2 by 2. Simple. So you need to check where you made mistakes. तो बहुत सिंपल सा केस था ये. This question is appearing again. Next question. A wire has a resistance of 2.5 at 28 degree and 2.9 at 100 degree. Temperature coefficient of resistance of material of wire is. So I don't want you to solve this question because you already know how to solve this question. You know R2 minus R1 upon R1 into delta T is alpha, right? तो R2 पता है 2.9, 2.5, 0.4 ऊपर बचेगा, नीचे वापस से 2.5 आएगा तो 4/25 आ गया, और डेल्टा टी इज 72, तो 72 into 25 नीचे है, ऊपर 4 है, वो आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट आंसर. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ substitution of values and calculation. So I'm not wasting our time in this. If voltage across a bulb rated 220 volt 100 watt drops by 2.5% of its rated value, the percentage of the rated value by which the power would decrease is. If a voltage across a bulb rated, मतलब 220 वोल्ट मिलना चाहिए था और 100 वाट का पावर मिलना चाहिए था, drops by 2.5% of its rated value, मतलब डेल्टा V by V into 100 ये 2.5% बोला है, या तो फिर पावर की बात करोगे तो डेल्टा P by P into 100 ये भी 2.5% है, राइट? तो मतलब सॉरी पूछा है पावर कितने से कम होगा. ओके, तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है और पावर कितना ड्रॉप होगा ये पूछा है. सो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, करेक्ट? डेल्टा P बाय P into 100 is 2 times of डेल्टा V बाय V into 100, क्योंकि R तो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है. रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं. ओके, तो 2 into 2.5 5% चेंज इन पावर हो गया, डन. What was so difficult? Combination of error याद है क्या? How to solve this kind of questions? इंडेक्स नीचे लिखते हैं, फिर डेल्टा V बाई वी इंटू 100. अगर ये V स्क्वायर नीचे भी होता तो भी 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा V बाई वी इंटू 100 ही होने वाला था, राइट? So this is how you are supposed to solve this question. It's nothing at all. कौन सा 2? ये डू यू रिमेम्बर फॉर्मूला ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एरर? देखो मैं बता देता हूँ, नो इश्यूज. ऐसा है कि when you add two quantities, two physical quantities, and if they have error, for example a क्वांटिटी है उसमें एरर है डेल्टा ए, बी क्वांटिटी है उसमें एरर है डेल्टा बी. जब हम दोनों क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक नया क्वांटिटी बनेगा z. तो क्योंकि a और b में एरर था तो z में भी एरर होगा. आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे एडिशन ही होता है.
right? Good. Up. When you have A into B या A upon B, in any case, you have Z as A into B or Z as A upon B. You can never talk about error. You can talk about fractional error or relative error. इसका मतलब आप बोलोगे डेल्टा Z by Z, fractional error or relative error. That is always delta A by A plus delta B by B, irrespective of whether they are multiplying or they are division, like this division. Okay. फिर यहाँ पे अगर n रहा, यहाँ पे m रहा, n m, तो ये इंडेक्स हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं. तो ऐसा आया था वो, क्योंकि v स्क्वायर था तो 2 delta v by v into 100. Is it clear? Good. Next question. Three resistors of resistances 3, 4, 5 are combined in parallel. 1 by 3 plus 1 by 4 plus 1 by 5. 1 by 3 parallel में है. Three resistors of resistances 3, 4 and 5 are combined in parallel. This combination is connected to a battery of 12 volt and negligible internal resistance current through each resistor is. ठीक है, that is correct. Because ये तो कुछ नहीं है, you know I1 equal to V by R1, that is fine. But if they also ask you current through each resistor in ampere and equivalent resistance, तो कैसे करोगे फिर? ये तो 12 है, 12 by 3 that is 4. हाँ, तो मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ. So I was telling you shortcut of finding out equivalent resistance मैं बता देता हूँ, but you already know this now. ये तो easy है, this is nothing. So I1, I2, I3 तो आप ऐसा ही find कर लोगे. 12 by 5 is 24 by 10, that is 2.4. तो 4, 3, 2.4 option number A. But if you want to find out equivalent resistance, it is like this. 1 by Req, 1 by R1, 1 by 3, 0.33. 1 by 4, 0.25, 1 by 5 is 0.2. Add. 2.45, 2.75, 0.78. 0.45, 0.78. तो यह आ जाएगा आपका Req as 1 upon 0.78, मतलब 100 by 78. हो गया 50 by 40, 30, 39. 50 by 40. 50 by 40 is 100 by 8. या तो जो भी आप सिंप्लीफाई, जैसा भी आप करना चाहो, मेरा कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है. आई कैन से 50 by 40, 5 by 4, 5 by 4 is 1.25 something. Good. So the way you want to calculate can be different from mine. This is intentional. मैंने ये जानबूझ के डाला है. N resistors, each of resistance are first combined to give maximum effective resistance. When do you have maximum effective resistance? Series. मतलब R max is RS, that is NR. बताइए ये तो आपको. Okay, and then they combine to give minimum. What is minimum effective resistance? Yes, R by N. क्योंकि 1 by R equivalent is 1 by R plus 1 by R plus 1 by R n times. तो n by R उसका रेसिप्रोकल R by n. रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम, तो ये मिनिमम है, दैट इज इन पैरेलल, और मैक्सिमम इज इन सीरीज. हो गया n स्क्वायर R max by R min. तो n R upon R by n, that is n square. Done. And by the way, यहाँ से they can tell you the maximum resistance is this value, minimum is this value. Find total number of resistors. तो R max upon R min equal to n square. R max की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, R min की करना, n स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर रूट लेना, you get n. तो ऐसा सॉल्व होता है वो. Next question. A current of 6 ampere enters
One corner of an equilateral triangle PQR having three wires of resistance 2, 2, and 2. Okay, and labeled by corner R. Then current I1 and I2 are. We'll go with 2 or 3 different methods. Method number 1. Method number 1 is what your books will say. Current I is entering at point P, right? अभी यहाँ जो भी रजिस्टर होगा डजंट मैटर, क्योंकि R के बाद जो भी रेजिस्टेंस होगा वो सीरीज में होगा, मतलब करंट I विल रीच पॉइंट P. ओके, सो वी डोंट केयर कि रजिस्टर यहाँ पे क्या वैल्यू है, वी डोंट केयर. मैंने अगर 10 रजिस्टर भी लगा दिए तो हर एक में से I करंट ही जाने वाला है. वी डोंट केयर रियली. देयर इज ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल बट नॉट चेंज इन करंट. तो टोटल करंट एंटरिंग I, that is I1 plus I2. So 6 equal to I1 plus I2. Equation number 1. One equation, two unknowns cannot be solved. तो हमें और एक इक्वेशन चाहिए. तो अभी क्या करेंगे, इस पे किरचॉफ का लूप लॉ लगा देंगे. हम बोलेंगे अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ to this loop P, Q, R, P. Then you should remember sign conventions. I1 की डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हो तो -2 टाइम्स ऑफ I1, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप इज I, मतलब यहाँ पे I into R. फिर यहाँ पे भी करंट I1 की डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हो, -2 टाइम्स ऑफ I1 अगेन, राइट. फिर R से P पे जब जाओगे तो यू आर गोइंग अगेंस्ट, मतलब +2 I2 इक्वल टू 0. करेक्ट, इक्वल टू 0 आएगा ना, राइट. तो फिर यहां से आपको मिलेगा -4I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 0. मतलब आपको मिल जाएगा यहां से I2 इज इक्वल टू I1 बाई 2 आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 2. 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, therefore from 1 and 2 you will have 6 equal to I1 plus I1 by 2. मतलब 6 equal to 1 plus half is 3 by 2. 1, 2, so I1 equal to 4. तो उल्टा हो गया. Why? What happened? What went wrong? मैं छोटे छोटे मिस्टेक करता रहूंगा so that you know what went wrong. छोटे छोटे मिस्टेक, बहुत छोटे छोटे मिस्टेक्स, बहुत, यस, बहुत छोटे छोटे मिस्टेक्स. ये गलती होती है बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू solve in less time you make such mistakes. अभी ठीक है, now it is all correct. तो 4 और 2 भी आ सकता है आंसर if you make mistakes while doing calculations. हाँ, आ सकता है ऐसा. ओके, तो you need to pay attention at every step. तो I1 equal to 2 एम्पियर. अभी तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन, फिर I2 equal to 4 होने वाला है, राइट. दिस इज ट्रेडिशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस. और एक जो मेथड मैं बता रहा हूं आपको, दैट इज शॉर्टकट मेथड. V इक्वल टू आई आर, है ना, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर. तो I इक्वल टू V बाई आर. वेरी गुड. मतलब आई कैन से कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस ब्रांच से करंट कम होगा. अभी I1 को ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है तो I1 की वैल्यू कम होगी, राइट. गुड. और ऊपर से I1 को 4 ओहम और इसको 2 ओहम, मतलब I2 जो है वो I1 का डबल ही होगा लॉजिकली. I1 has to face more resistance, that means I1 की वैल्यू कम होगी
and I2 has to face exactly half resistance as that of I1. इसका मतलब I2 की वैल्यू I1 से डबल होगी, मतलब 1 2 2 4 ऐसा ही कुछ आएगा। ऊपर से ये कि दोनों के एडिशन 6 आने चाहिए। अरे तो फिर ये आंसर आया कहां से? देखिए 2 + 3 6 नहीं होता, 1 + 2 6 नहीं होता। और यहाँ पे तो वो बता रहे हैं कि I1 4 एम्पियर है। कैसे पॉसिबल है? I1 ज्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ओरल क्वेश्चन था, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। द मोमेंट यू लुक, अच्छा I1 इज फेसिंग 2 and 2, मतलब I1 शुड बी लेस बिकॉज मोर रेजिस्टेंस। और I1 + I2 6, तो सी और डी तो गए। और बी ऑप्शन बता रहा है कि I1 की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन उल्टा है, I1 ज्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो I1 की वैल्यू कम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, विदाउट सॉल्विंग। तो कुछ नहीं करना आपको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, potential difference between A and B as shown in figure is. This is an easy question. तो ध्यान दो, ऐसा है that these two and these two are in series. तो ऊपर की ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस 5 है, नीचे की ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस 5 है। 2 एम्पियर इनकमिंग करंट है। इनकमिंग करंट के लिए उसको ऊपर भी 5 ओम नीचे भी 5 ओम दिख रहा है, तो यहां से 1 एम्पियर जाएगा और यहां से भी 1 एम्पियर जाएगा। यहां तक क्लियर? अब सिर्फ इतना है दैट क्योंकि करंट, लेट मी से दिस पॉइंट इज सी, करंट सी टू ए जा रहा है, मतलब सी पे पोटेंशियल ज्यादा है, ए पे कम है। तो VC माइनस VA इज रेजिस्टेंस इनटू करंट, मतलब 2 into I1 which is 2 into 1 that is 2, राइट। तो VC माइनस VA 2 आ गया। सिमिलरली नीचे ब्रांच के लिए C टू B जा रहा है, मतलब C पे पोटेंशियल ज्यादा है, तो VC माइनस VB इज 3 into I2 that is 3 into 1 that is again 3। तो VC माइनस VB ये 3 है। हमको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B पूछा है, राइट। तो विल सबट्रैक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे चलो 2 - 1 कर लेते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेते हैं। सो यू विल हैव VC माइनस VB माइनस VC माइनस VA इक्वल टू 3 माइनस 2। तो VC माइनस VB प्लस VC, सॉरी माइनस VC माइनस VC प्लस VA इक्वल टू 1। ये भी कैंसल, तो VA माइनस VB दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज 1 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए। So 2 ampere was getting equally split into I1 and I2. Only thing is फिर आपको ये VC minus VA और VC minus VB करना था, and then you can just subtract these two and find out what is VA minus VB. Resistance P, Q, S and R are arranged in cyclic order. Cyclic order ऐसा word clearly mention किया है। To form a balanced Wheatstone's network, the ratio of power consumed in the branches P plus Q and R plus S is. So P, then Q, then S, and then R. ये cyclic order बोला है clear cut, P, Q, S, R। नहीं तो आप बोलोगे मैंने बोला था कि R1, R2 फिर R3 ऐसा लिखना, पर उन्होंने बोला है वैसे, ओके, P, Q, S, R in cyclic order। तो power consumed, ratio of power consumed in this branch upon this branch is how much? Very simple question, because what we know is P is V square by R, power consumed, okay। So power consumed is proportional to 1 by R. Power consumed in branch P plus Q to that of branch R plus S is equal to, what is
total resistance in the branch P plus Q is P plus Q and R plus S, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये आएगा R plus S अपॉन P plus Q, है ना, समझा गया? सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस इन द ब्रांच P plus Q will be P plus Q. अगर ऐसा कंफ्यूजन होता है तो मैं ऐसा करता हूँ, आई विल कॉल दिस एज ब्रांच नंबर 1 एंड ब्रांच नंबर 2. फिर अभी ठीक है, फिर आप बोलोगे ठीक है P1 by P2. Then you will understand that power consumed in branch 1 is inversely proportional to resistance which is P plus Q, and in branch 2 is inversely proportional to resistance that is R plus S. करेक्ट? अभी ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बैलेंस्ड. बैलेंस में क्या होता है? बट network is balanced. Network is balanced, and you know that in balanced network P मतलब R1 और ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4 ऐसा होता है. तो but network is balanced, तो R1 upon R2 मतलब yes P by Q, R3 by R4. Right, now you have to use this in equation number 1. So using 2 in equation number 1, कैसे करेंगे? Have you heard of something called as componendo? Right? तो फिर वहां पे ये करेंगे, सिंपल चीज है. You just have to use that and substitute here. तो after doing that, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ. Componendo, numerator plus denominator upon denominator. This is componendo. Okay? तो यहाँ भी R plus S upon S. Okay? तो solve this. हो गया, खत्म. You should know how to do this all. Okay? आपको पता होना चाहिए. तो I leave this as an assignment, little bit of assignment. बाकी तो पूरा हो ही गया है. You will get option number B. R is to P. सिर्फ मैंने आपके लिए वो छोटा सा काम छोड़ा है. अगर नहीं आता है तो फिर वो भी इजी है. You can do it as you want. तो ये R by P आएगा. Done. So we will stop here and continue with more questions in the next session.